सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 का एप्लीकेशन फॉर्म 24 दिसंबर को आ गया था और जिसकी लास्ट डेट 13 ऑफ जनवरी है। 13 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज और कॉल हमें रिसीव हुए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे हमें डिस्कस करना था, तो हम एक वीडियो बना रहे हैं ये। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जिनसे आप लोग फॉर्म भरने के दौरान ध्यान रख सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, या फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाए तो हमें इनको कैसे करेक्ट करना है, इन सारी चीजों की बात करेंगे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना होता है exam.nta.ac.in.aissc, और जैसे आप टाइप करेंगे गूगल पे तो फर्स्ट लिंक से ये पेज खुलेगा। ये होम पेज है जहां से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक नोटिस के अंदर आपको फिलहाल एक डेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम डेट जो पहले कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 19 ऑफ जनवरी है, वो अभी चेंज कर दी गई है, यानी 19 ऑफ जनवरी को एग्जाम नहीं है, वो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया था। अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, एग्जाम डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। और ये एक नोटिफिकेशन था जिसके अंदर सिंपल बताया गया था कि भाई कौन कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन दी, ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं था। इसमें बोला गया एग्जाम डेट हम अनाउंस करेंगे, ओएमआर सीट पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, और ये 190 सिटीज के अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाला है, 190 सिटीज के अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाला है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी दे रखी थी कि भाई 10 से 12 साल क्लास 6 का बच्चा होना चाहिए, और 13 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए क्लास 9th का, और 6 क्लास के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे 5th रनिंग या 5th पास होने चाहिए, और 9th क्लास के रनिंग जो अप्लाई करने वाले हैं वो 8th पास या 8th रनिंग होने चाहिए। इसके साथ साथ फीस के बारे में बोला गया। ओबीसी जनरल जो था उनका फीस 800 रुपए था, SC ST का फीस 650 रुपए था। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 24 दिसंबर से लेके 13 जनवरी के बीच में, और 14 जनवरी था जिसके अंदर आप अपनी फीस को सबमिट करा सकते हैं। और फीस का डेट अलग से इन्होंने मेंशन इसलिए किया है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि फॉर्म भर देते हैं लेकिन फीस को सबमिट करना भूल जाते हैं, और यदि आपका फीस सबमिट नहीं है तो फॉर्म को डिक्लाइन कर दिया जाएगा, फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा, तो याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ यदि यहाँ पे जाएंगे आप इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे बुलेटिन आपको दिख जाएगा। इस बुलेटिन को रीड करना बहुत जरूरी है। बुलेटिन के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फॉर्म भरने के दौरान या फॉर्म भरने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास लगातार पेरेंट्स के बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को लेते हुए चलते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज करेक्शन विंडो की है जो याद रखिएगा। 16 जनवरी से लेके 18 जनवरी के बीच में करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। अब करेक्शन विंडो से कुछ बच्चों और पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि करेक्शन विंडो है तो हम लोग अभी गलती कर दें, बाद में करेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड चीजें ही करेक्ट होती है। तो जब भी फॉर्म भरें आप लोग, फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, या तो फॉर्म खुद बैठ के भरें और अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए भरिएगा। यदि आप नहीं भर रहे हैं किसी भी ई मित्रा से या किसी दूसरे पब्लिक डोमेन से आप फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते ही फॉर्म भरिएगा। हमारी टीम ने या हम लोगों ने, द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ने आपके लिए इस साल के लिए एक हेल्पिंग सेंटर स्टार्ट किया है जिसके अंदर आप फॉर्म हमसे भरवा सकते हैं। बट वो थोड़ा चार्जेबल रहेगा क्योंकि हमें जिस जगह से हम फॉर्म भरवाते हैं हमें उनको चार्जेस पे करना होता है, लेकिन वो भी आपके सुपरविजन में फॉर्म भरा जाता है। हमें डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे, हम फॉर्म जब भर रहे होंगे, जब भी आपका नंबर आएगा, हम आपको इंफॉर्मेशन भेज के आपसे वेरीफाई करवाएंगे। हर एक स्टेप के बाद आपके पास फोटोग्राफ जाएगा, वहां पे आप अपनी चीजों को वेरीफाई करेंगे और उसी के बाद फॉर्म को आगे प्रोसेस किया जाएगा। यहां से भरने का फायदा इतना रहता है कि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजों पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे या कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे पेरेंट्स और बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वहां प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम फॉर्म भरवाते हैं। तो ये थोड़ा फायदा आपको मिल जाता है जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बात करते हैं और इनमें क्या क्या चीजें, एग्जाम डेट अनाउंस होगी, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं है, ये सारी बातें हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप बच्चे का स्कैन फोटोग्राफ, उसका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, और सर्विस सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट फ्रॉम दी प्रिंसिपल। यहां पे भी कुछ हमारे पास डाउट्स आए। जैसे मैं बात करूं कि चलिए सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और जो आपका फोटोग्राफ है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में ध्यान रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का ही लगेगा यहाँ पे, और बर्थ सर्टिफिकेट आपकी लोकल अथॉरिटी बनाती है। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में
ज्यादा जानकारी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूं और आप जहां से वीडियो देख रहे हैं उसका स्टेट इंडिया में दूसरा हो सकता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपकी लोकल अथॉरिटी पर पता करेंगे, यदि बच्चे का बना हुआ है तो उसके नाम की स्पेलिंग और फादर और मदर नेम की स्पेलिंग आधार कार्ड से मैच कर ले। यदि नहीं बना हुआ है तो आप लोकल अथॉरिटी में पता करेंगे तो ये बन सकता है, बट थोड़ा टाइम लगता है। आप वीडियो देखते तुरंत पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर डोमिसाइल, डोमिसाइल को लेकर कंफ्यूजन रहता है। कुछ स्टेट्स में डोमिसाइल जो बनाता है, जिसको मूल निवास या रेजिडेंशियल या आवासीय प्रमाण पत्र नाम से भी जानते हैं, ये कुछ स्टेट जो है वो बच्चों के नाम से मूल निवास नहीं बनाता। कुछ स्टेट बना देता है, कुछ स्टेट का रूल रहता है कि 18 साल से पहले नहीं बनाएंगे। तो क्या वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो यहां पे आगे मेंशन अच्छे ढंग से कि यदि डोमिसाइल आप लोगों का नहीं बना हुआ है, बच्चे का नहीं बना हुआ है, तो बच्चा अपनी जगह अपनी फादर या मदर का डोमिसाइल भी यूज कर सकता है। तो डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो आपको बिल्कुल होच पोच नहीं होना है। आप अपने आपके बच्चे का फॉर्म भरना है तो आप अपना डोमिसाइल लगा सकते हैं या बच्चे की मदर का डोमिसाइल भी लगा सकते हैं। तो तीनों लोगों में से किसी एक का डोमिसाइल तो रिक्वायर्ड है, और जिस डोमिसाइल में जो भी स्टेट मेंशन होगा उस स्टेट के लिए ही आपको होम स्टेट में माना जाएगा। बाकी सारी जो स्टेट्स है वो अदर स्टेट मानी जाएगी। अब होम स्टेट अदर स्टेट को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज दैट कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है और राजस्थान का डोमिसाइल उसका या उसके फादर या मदर का है। जब आपने फॉर्म भर दिया और राजस्थान स्टेट एज ए डोमिसाइल वहां पे लिख दिया, तो अब राजस्थान की दो स्कूलें हैं, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। वो स्कूलें आपके लिए एज ए होम स्टेट स्कूल होगी, यानी उन स्कूलों के अंदर जितनी भी सीटें हैं उसका 67% का जो सीट्स हैं वो आपकी कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। मींस होम स्टेट के जितने भी बच्चे वहां पे अप्लाई करेंगे उन लोगों को 67% सीटें डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आप राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा या किसी भी दूसरे स्टेट में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में वो सारे स्टेट राजस्थान को छोड़ करके वो सारे स्टेट आपके लिए अदर स्टेट का काम करेंगे। वहां पे सिर्फ 33% सीट्स के ऊपर ही आपको और जो है वो सीट्स मिलेगी। बाकी 67 सीटें उन स्टेट के जो डोमिसाइल वाले बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रहेगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा होम स्टेट का मीनिंग, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्कूल के अंदर। यहां पे एक इंपॉर्टेंट और बात कि सर जब फॉर्म भर रहे हैं और बहुत सारे जब पेरेंट्स और बच्चे वीडियो देख लेते हैं तो वो कॉल करते हैं कि सर हमें कौन कौन सी स्कूलें सिलेक्ट करनी है। तो आपको बता दूं, फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई भी स्कूल की लिस्टिंग नहीं देनी है। बहुत इजी सी चीजें समझिए कि यहां पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे और जैसे ही आपने डोमिसाइल किया कि मेरा डोमिसाइल स्टेट मान लीजिए राजस्थान है, अब आपको राजस्थान की दो स्कूलों में से सिर्फ एक स्कूल चूज करने का ऑप्शन होगा, क्योंकि फॉर्म भरने के दौरान सिर्फ एक ही स्कूल आपको सिलेक्ट करनी है। तो वो ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कहीं भी कांटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि बाकी सारी स्कूलें आपको सिलेक्ट करनी है या न्यू सैनिक स्कूल या ओल्ड सैनिक स्कूल, वो कब चेक करना है? वो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब हम लोग ई काउंसलिंग करेंगे उस दौरान हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। उस दौरान हम लोग पूरी स्टडी करेंगे, पूरा वीडियो लेक्चर बनाएंगे और जैसे ही आपके पेपर होने के बाद आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि आपको जब ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है और स्कूल का सिलेक्शन कैसे कैसे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी में देखिए SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यदि आपका बहुत पुराना बना हुआ है तो भी वैलिड है, लेटेस्ट बना हुआ है तो भी वैलिड है। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर पहले तो यहां समझना जरूरी है कि सर ये ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की कहानी क्या है। बात समझिए कि यदि किसी भी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, यानी उनको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब हो गया कि उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपका जो सर्टिफिकेशन है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका ज्यादा पुराना है तो वैलिड नहीं होगा, वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए वैलिड नहीं होगा। SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट पुराना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं जो ओबीसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं
उनका सर्टिफिकेशन बना हुआ है तो पुराना नहीं होना चाहिए, उसको लेटेस्ट अपडेट करवा लीजिए। ये बातें आपको डॉक्यूमेंट्स के दौरान ध्यान रखनी है। बात आती है कि सर सर्विस सर्टिफिकेट, तो सर्विस सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए बनेगा जो डिफेंस के अंदर जॉब करते हैं, जिनके फादर या मदर डिफेंस के अंदर किसी भी पोस्ट के अंदर है या किसी भी फोर्स के अंदर है, तो उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनको उन लोगों को सर्विस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। एक होता है पीपीओ सर्टिफिकेट, वो लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने जॉब करके बाद में रिटायरमेंट ले लिया या रिटायरमेंट हो गए, तो उन लोगों के लिए पीपीओ सर्टिफिकेट लगेगा। और ये सर्विस सर्टिफिकेट आप लोग अपने जहां भी आपकी पोस्टिंग है वहां आप सीईओ सर से बनवा सकते हैं। इसका फॉर्मेट इसी पेपर के एकदम लास्ट में दिया हुआ है, ऐसे एक फॉर्मेट का मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। यदि फॉर्मेट नहीं है आपके वहां पे ऑफिस के अंदर, तो ये फॉर्मेट ले जाके उनको दे सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल का जो सर्टिफिकेट है वो किनको लेना है? वो उन बच्चों को लेना है जो बच्चे रनिंग में न्यू सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे अभी न्यू सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को, सिर्फ उनको चाहिए। यदि आप नए वाली सैनिक स्कूल का भी पार्ट नहीं है तो ये आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट की बात होगी जो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर ढंग से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे अलग से हम बहुत सारे वीडियोज बनाएंगे, जिनके में बताएंगे आप लोगों को कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्म भरने के दौरान ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक 40% रूट, 60% रूट, सर हमें क्या करना चाहिए, किस चीजों को सिलेक्ट करना चाहिए? फॉर्म भरने के दौरान आपके पास, यदि आप न्यू सैनिक स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके पास ऑप्शन खुलता है ओनली सैनिक स्कूल। ओनली सैनिक स्कूल का मतलब यह हुआ कि आप पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, नए वाली सैनिक स्कूल के लिए कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 40% रूट ओनली। 40% रूट का मीनिंग यह हुआ कि आप अप्लाई कर रहे हैं नए वाली सैनिक स्कूल्स के लिए, सिर्फ नए वाली सैनिक स्कूल में आपका नंबर आएगा, पुराने वाले स्कूल्स में नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन रहता है सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि जब आपका काउंसलिंग चलेगा तो सबसे पहले वो देखेंगे कि पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल्स के अंदर ऑप्शन कोई सीट्स हैं तो आपको दी जाएगी, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वहां सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर आपको नए वाली सैनिक स्कूल्स के अंदर सीटें दी जाएगी। यानी 3 ऑप्शन है। ओनली सैनिक स्कूल का मीनिंग हुआ पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल के अप्लाई कर रहे हैं। ओनली 40% रूट का मतलब हुआ कि आप जो नई सैनिक स्कूल है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट का मतलब हुआ कि आप लोग पुराने वाले सैनिक स्कूल और नए वाले सैनिक स्कूल दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और जो बच्चे रनिंग में सैनिक स्कूल्स के अंदर है उनके पास एक नया ऑप्शन रहता है 60% रूट, यानी वो जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उसी स्कूल के अंदर 60% सीटें उनके लिए रिजर्व रहती है, जो बाकी बच्चों के लिए नहीं रहती। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फॉर्म भरने के दौरान आपको दिक्कतें आ सकती है। तो यदि कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। कॉल्स बहुत ज्यादा है, सारे कॉल्स उठा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हम उसका ऑथेंटिफाइड रिप्लाई करेंगे और आपके फॉर्म भरने में आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।